हाय एवरीवन, दिस इज अभिनव फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपकमिंग यूजीसी नेट एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर का हमारा एग्जाम है। उसमें एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब उस टॉपिक को कवर करने से पहले क्या क्या चीजें जानना जरूरी है उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का टाइम था, यानी कि जो 21 जनवरी 2025 को जिसका एग्जाम हुआ, उसमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सवाल आए हैं जो कि एक्चुअली में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं, उनसे गो थ्रू करेंगे और एक बाउंड्री बनाएंगे कि कैसे क्या क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी ह्यूमन पेरेटस के साथ अगर आपको यूजीसी नेट एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके लिए कोर्स की डिटेल्स आपको वेबसाइट से लेनी है। देयर इज नो एप्लीकेशन। ठीक है। वेबसाइट पे जाके अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे आप हमारी तैयारी करते हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। क्या क्या पढ़ने के लिए आपको मिलता है उन सारी चीजों को एक बार आप देख लीजिए, एंड यू कैन पे ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ एंड यू कैन एनरोल डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो अगर मैं दिसंबर 2024 का ब्रेकेज देखूं और आईआर का परसेंटेज उसमें निकालना चाहूं तो वो आता है 10%। ठीक है। यानी कि 9 से 10 सवाल जो हैं वो आईआर के देखने को मिलते हैं। यूजली यही नंबर जो है कुछ सालों से, कुछ अटेम्प्ट से यही नंबर देखने को मिल रहा है आईआर का। अब इससे ये लगता है कि हम पूरा का पूरा टॉपिक छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन जो है आईआर इसको ले रहा है एज कंपेयर टू लेबर लॉस, एचआरएम या फिर ओबी की बात करें तो। ठीक है। तो गाइस, ये अपने आप में एक गलती होगी। क्यों? क्योंकि आईआर का टॉपिक अगर आप टारगेटेड होके पढ़ेंगे और स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे तो दीज आर इजी नंबर्स। ठीक है। इजी नंबर्स क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गाइस, वही वही सेम पैटर्न पर और सेम टाइप के सवाल जो है इस टॉपिक के देखने को मिलते हैं, विच मींस देयर इज अ सेट बाउंड्री फॉर दिस एग्जाम। और इसमें आपको जो है उतना ही याद करना होता है जितना कि जो सवालों से हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि गाइस, आईआर के संग दिक्कत यह है कि आईआर अपने आप में एक अनकन्वेंशनल टॉपिक है। ठीक है। एक अनकन्वेंशनल टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एचआरएम या ओबी की तरह इसका सेट सिलेबस नहीं होता। इसमें कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको कैसे कैसे आपको तैयारी करनी होगी, तो गाइस सबसे पहली बात तो आप यही नोट कर लीजिए बिना सवाल देके कि इसके लिए आप कोई भी रैंडम किताब उठा के मत बैठ जाइए। आप अपने समय को वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको पिछले सालों के जो सवाल हैं उनसे गो थ्रू करना है अलोंग विद द सिलेबस। ठीक है। इसी से आपकी बाउंड्री सेट होगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वी एट ह्यूमन पेरिटस हैज यूज दिस अप्रोच। हमने क्या किया है, 2009 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आते हैं हमने हर एक का एनालिसिस किया है और इवन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी कर दिया है। उसी से हमने इस सिलेबस की बाउंड्री बनाई है, इस कोर्स की बाउंड्री बनाई है जो आपको पढ़ना होता है। इनफैक्ट यू कैन वॉच दिस कोर्स ऑन आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। एंड यू कैन सी ऑल द कीवर्ड्स या फिर चैप्टर्स जो आपको इसके अंदर पढ़ने होते हैं। ठीक है। सो उसी से गो थ्रू आपको करना है, तभी आपकी जो है बाउंड्री सेट होगी इस एग्जाम के लिए। ठीक है। पिछले सालों के सवाल इस आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। तभी आप टारगेटेड और स्मार्टली प्रिपेयर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आईआर में ही चले जाएं तो आईआर में इन टॉपिक से सवाल आए हैं, इनसे नहीं आए हैं। तो इनसे सवाल आपको देखने को मिले हैं और इनसे सवाल आपको देखने को नहीं मिले हैं। अगेन, मोटा मोटा अगर चैप्टर्स या फिर स्ट्रक्चर में बांटा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। एक एक करके इनको देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। अब दो सवाल आपका ट्रेड यूनियन से आया है। ट्रेड यूनियन के बारे में जितनी भी आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से दो चीजें आया है। इवन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें कई सारी चीजें होती हैं। स्ट्राइक्स होता है या फिर आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। बट अगर मोटा मोटा स्ट्रक्चर करें तो दो सवाल इसमें से देखने को मिले हैं। एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केवल आपको इंडिया के जो ट्रेड यूनियंस थे, जो 1890 से जो बनना चालू हुए, ठीक है, वहां से आपको क्या क्या आपको उन्हीं को याद करना है? नहीं, जो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके भी सवाल देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन भी याद करना होता है इस एग्जाम में।
यूजीसी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट स्कीम, जो 1950s के अराउंड शुरू हुई थी। ठीक है, तो इससे भी एक सवाल देखने को मिला और एक सवाल आईएलओ से देखने को मिला। यूजुअली कन्वेंशन के सवाल इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस बार भी जो है कन्वेंशन के सवाल पूछे गए। ठीक है, अब दूसरे एंड पर जो अप्रोचेस टू आईआर है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आईआर के, उससे एक भी सवाल नहीं आया। जो इवोल्यूशन ऑफ आईआर हुआ था, जिसमें हमने 1980 से 1890 से करते 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 हम आगे बढ़े, उससे भी एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी फॉर लेबर वेलफेयर जो है, उनसे भी एक सवाल नहीं आया। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया से भी एक भी सवाल नहीं आया, कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, चाहे एलसी हो, चाहे एसएलसी हो, चाहे फिर वो ऑटोनोमस बॉडीज हो या अटैच बॉडीज हो, उससे एक भी सवाल देखने को नहीं मिला। तो क्या मैं इस बेसिस पे ये मान लूं कि ये जो टॉपिक्स हैं, इनको ही पढ़ के चला जाता हूँ और सवाल रिपीट हो जाएगा? द आंसर इज नो। देयर कैन नॉट बी एनी प्रायोरिटी विच कैन बी सेट। नो प्रायोरिटी कैन बी सेट इन दिस आईआर पेपर। ठीक है, कोई भी प्रायोरिटी जो है वो सेट नहीं करी जा सकती। जो भी आपको हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, और जो टॉपिक्स है वो इन, और जो क्वेश्चंस है वो इन सब से रीशफल होते होते रहते हैं। ठीक है, अब अब हो गया ये सारा एनालिसिस, ये सारी चीजें। अब शुरू करते हैं एक एक सवाल को देखना, और एक बार देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए और इस समय क्या समझ में आया। पहला सवाल, टाटा वर्कर्स यूनियन इज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन? ट्रेड यूनियन से सवाल है ये। ठीक है, दिस इज अ ट्रेड यूनियन क्वेश्चन, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन से पूछा गया है। काफी ही बेसिक सा, मैं इसको मॉडरेट कहूंगा, काफी बेसिक सा सवाल है ये। तो आपको हर हाल में याद करना ही होता है कि क्राफ्ट यूनियन या फिर इंडस्ट्रियल यूनियन या फिर जनरल यूनियन या फिर स्टाफ यूनियन क्या होता है। और टाटा वर्कर्स यूनियन जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया गया। ठीक है, तो एक बार इसके लिए हम यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ पे हम सर्च में डालते हैं। तो गाइज, दिस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस। वंस आप जब इसमें एनरोल होते हैं, आपको किताबें तो हम भेजते ही हैं, बट आपका जो पढ़ाई है वो आप इससे भी करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन पे मैं गया, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अलग अलग ट्रेड यूनियंस की डेफिनेशन आ गई। क्राफ्ट्स यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन या फिर फेडरेशन। ठीक है, पहले हम अपने आंसर तक जाते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री रादर देन स्पेशल क्राफ्ट। ठीक है, जो टाटा वर्कर यूनियन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आखिरी लाइन में कि एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियंस आर टाटा वर्कर यूनियंस। ठीक है, तो आंसर है आपका टाटा वर्क इंडस्ट्रियल यूनियन। इसमें क्या होता है कि जो यूनियंस बने वो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री बने, रादर देन क्राफ्ट। ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर फ्रॉम डिफरेंट क्राफ्ट्स हु आर एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ यूनियन। अगर वो सेम इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज, सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल यूनियन बना लिया। टाटा वर्कर्स यूनियन भी क्या है? एक इंडस्ट्रियल यूनियन है। ऑन दी अदर हैंड, जो क्राफ्ट यूनियन है वो क्या होती है? based on the same craft, occupation और specialization regardless of industry they are employed in. General union क्या होती है? These are composed of workers employed in various industries, employments and craft. ये एकदम जनरल जो वर्ड, जो जनरल का जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, उसको एकदम सिग्निफाई कर रहा है। फेडरेशन, टू और मोर इंडस्ट्रियल यूनियन जब एक हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फेडरेशन कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूनियन, चाहे फिर वो सेम इंडस्ट्री की हो, चाहे फिर वो डिफरेंट इंडस्ट्री की हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, और इसका आंसर है सी। ये बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना होता है। द मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर इन इंडिया हैज बीन वर्कड आउट बाय। अब ये क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से पूछा गया है, और उसमें भी जो मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर है उससे, ये बेसिकली आप एचआरएम में भी पढ़ते हैं, एम्प्लॉय डिसिप्लिन के अंदर, इस टॉपिक को। तो कह तो ये कह सकते हैं एचआरएम का है या फिर आईआर का है, नेवरथेलेस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, 19 हमारे हमारे देश में देयर इज अ ट्राइपर्टाइट बॉडी जो कि लेबर रिलेटेड इश्यूज पे डिसीजन लेती है, और ये क्या है? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो 1940s के आसपास से शुरू हुई थी, और 1916 सेशन ऑफ 1958 जो था, उसमें कोड ऑफ डिसिप्लिन एक्सेप्ट हो गया। कोड ऑफ डिसिप्लिन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अपने कोर्स के अंदर पढ़ना होता है, जो कि एक्चुअली रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का प्रोविजन दिया था। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो अडॉप्ट हो गया, और इसी के इन द परसुएंस ऑफ कोड ऑफ डिसिप्लिन मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर बना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका इंडियन लेबर
कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हम एक बार इसके सॉल्यूशन को और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो जब आप इससे पढ़ भी रहे होंगे गाइस, तो आपको ना इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करना है जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जो ये मास्टर सर्च होता है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है दे कैन यूज राइट नाउ। ठीक है, तो सीधे मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर में आ जाऊंगा, जो कि हाँ एम्प्लॉय डिसिप्लिन के ग्रीवांस मैनेजमेंट के टॉपिक में है। तो यहाँ पे देखिए, मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर जो है उसमें जो है ये डिसाइड किया गया है कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आ जाएं, चाहे फिर वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का हो, डिपार्टमेंटल हेड का हो, ग्रीवांस कमेटी का हो, रिवीजन रिक्वेस्ट हो, या फिर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन हो। ठीक है, तो इससे अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते तो आपका मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर एकदम सही हो जाता। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन? अब ये क्या है? ये है आपका एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। केवल ट्रेड यूनियन, केवल इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियंस के नाम याद नहीं करने हैं, आपको ये सब भी चीजें याद करनी है। तो ये है आपका एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और 1941 में ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी बाय भारत रत्न रेसिपेंट एम विश्ववर्या से। ठीक है, इसको भी मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। और ये आपका जो है, हाँ, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक सब टॉपिक है, पूरा एक जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर आता है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, FICCI हो गया, CII हो गया, AIOE हो गया, EFI हो गया, SOCHM हो गया, स्कोप हो गया, AIMO हो गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो अभी हमारा AIOE विच वाज सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ और है। मैं एक बार फिर से जाता हूँ, दैट इज योर AIMO। ठीक है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका AIMO, जिस वॉज फाउंडेड बाय द श्री एम विश्वरैया इन द ईयर ऑफ 1941 इन बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एम्प्लॉयर्स फेडरेशन अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू द लेटेस्ट। अब ये भी टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन से दो तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एक तो फाउंडर कौन है, और एक तो आपका किस ईयर में ये फॉर्म हुए हैं। दीज आर द मेजर पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो AIOE आपका 1932 में हो गया। AIMO अभी हमने 1941 में देखा। FICCI ये 1927 में आया। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका 1933 में एग्जिस्टेंस में आया। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स ये आपका 1956 के में एग्जिस्टेंस में आया विद द मर्जर ऑफ AIOE प्लस EFI। ठीक है, बाद में 1973 में जो स्कोप था वो भी आपका इसमें मिल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा C, सबसे पहले आना चाहिए। C केवल ऑप्शन बी में आता है, तो फिर आपका सही हो जाएगा। अब गाइज ये बड़ा ही कठिन होता है कि हम एक एक चीज को याद रखें, कौन सी ईयर में कौन सा आया है। तो इसीलिए प्रैक्टिस कर करके आप अपना एलिमिनेशन टेक्निक को विकसित करिए। एलिमिनेशन टेक्निक को अपना विकसित करिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब इसका भी हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो गाइज इसी पेज पे आपको मिल जाएगा। AIMO की बात कर लिए, स्कोप की बात कर लिए। यहाँ पे AI जो आपका 1973 में मेंबर बना उसका क्या कहते हैं आपका CIE का, डायरेक्टली CIE की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और EFI की बात आपको देखने को मिल गई, AIOE की बात आपको देखने को मिल गई, FICCI की बात देखने को मिल गई। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने UGC से पूछ लिया था कि भाई क्या क्या है तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। सो दिस कोर्स हैज बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम, जिसमें हर एक साल के बाद कुछ कुछ एडिशन होते चले जाते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी मच एक्यूरेट फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस हैव बीन लेड डाउन? तो ये तो गाइस आपको पता होना ही चाहिए, चाहे आप लेबर लॉस पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन कोड ऑफ डिसिप्लिन की देन है, विच वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 1958 इन द एट द 16 सेशन ऑफ ILC। ठीक है, तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इसमें लेट डाउन किया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है उसकी खासियत ही यही थी कि इसमें रजिस्ट्रेशन तो था, पर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो C इज द राइट आंसर। ये किस में आता है? ये अगेन आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, और इसको अगर मैं रिमार्क दूं तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दिस विल बी योर इजी क्वेश्चन।
Which of the following matters are to be dealt with the shop councils under the scheme of worker participation of 1975? तो गाइस वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ 1975 में पहली बात तो शॉप काउंसिल, जॉइंट काउंसिल, ये सब बनते हैं। और इस बार उन्होंने पूछ लिया है, ये नहीं पूछा है कि इसमें एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेशन होता है या क्या होता है, इसमें ही आपको ये पूछ लिया है कि इसके फंक्शंस क्या थे। तो जब भी आप नॉर्मली इसको पढ़ाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके फंक्शंस जो थे, इसमें पहली बात तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, और इसके फंक्शंस टारगेट रिलेटेड होते हैं। तो जैसे पहला आपका सही हो जाएगा, असिस्टेंट मेंटेनिंग जनरल डिसिप्लिन तो होगा ही, सेफ्टी मेजर्स हो गया, वर्किंग आवर्स के शेड्यूलिंग और हॉलीडेज से कोई मतलब नहीं होता इनको, फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग हो गया। तो ये सारे ही सही जवाब हैं। डी इसके आंसर में नहीं होना चाहिए, तो ए, बी एंड सी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में है इसीलिए इसको मॉडरेट तो नहीं, डिफिकल्ट ही हम कहेंगे, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस जो हैं सबके याद नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, कन्वेंशन पूछ लिया और उसके ईयर ऑफ अडॉप्शन पूछ लिया। तो गाइस ये सवाल जो है, ये अब देखिए आईएलओ की कहानी क्या है। आईएलओ के वैसे तो 189 कन्वेंशंस हैं, जिसमें से 47 कन्वेंशंस इंडिया ने रेटिफाइड करे हुए हैं। अब सवाल ये है कि 189 कन्वेंशन याद करें या 47 करें। तो गाइस 47 पे आप जोर दे सकते हैं। इसमें भी क्या क्या सेग्रीगेशन है कि 8 फंडामेंटल होते हैं, इन 8 फंडामेंटल में से इंडिया ने 6 रेटिफाइड किए हुए हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 6 रेटिफाइड है, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से रेटिफाइड है, आपको ये भी पता होना चाहिए किस ईयर में रेटिफाइड हुए और किस ईयर में ये आईएलओ लेके आया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है ना, इसमें से केवल ये वाला जो कन्वेंशन है यही आपका फंडामेंटल में आता है, बाकी ये तीन नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी ये तीन नहीं आते हैं। तो अब बड़ा ही मुश्किल होता है। पहली बात तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर मैं 47 भी कन्वेंशन याद करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू 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 रिमेंबर। बट व्हाट यू कैन डू, आप उसको ना बहुत स्मार्टली कर सकते हो। पहली बात तो एलिमिनेशन ही इसमें ब्रह्मास्त्र है। जैसे कि कन्वेंशन नंबर 1 जो हो गया, वो आपका 1919 में ही आना था। तो ए का तो 4 ही होना चाहिए, विच इज यहाँ और यहाँ। तो ये और ये तो कट ही गए। क्यों आना था? क्योंकि आईएलओ बना ही 1919 में था, तो पहला कन्वेंशन मोस्ट प्रोबेबली तभी अडॉप्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए इक्वल रेम्यूनरेशन, क्योंकि ये फंडामेंटल कन्वेंशन है, ये आपका 1951 में अडॉप्ट हुआ। तो डी का 2। ठीक है, अब बस बी और डी में जो है आपका जो है गैस वर्क अभी भी रह गया, और आप लगा सकते हैं। कहने के बाद कि ऐसा नहीं कि यही तरीका अपनाना है, जब आप पढ़ेंगे तब आप स्मार्ट तरीके से एलिमिनेशन कर पाएंगे और चीजें भी आपको याद आने लगेंगी। ठीक है, बाय द वे इसके लिए हमें आईएलओ के टॉपिक पे जाना पड़ेगा। तो आईएलओ के टॉपिक पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड में जो आईएलओ के टॉपिक के अंदर पढ़ना है, आपको यहाँ जाना है। और यहाँ पे उन टॉपिक पे जाना है कि कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया। तो गाइस इन्हीं में से आपको मिलेंगे, जैसे आपको ये पहला मिल गया, देखने दीजिए गाइस, एक 1950। हाँ, जैसे ये है इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन, आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी भी कन्वेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, जैसे आपको ये मिल गया आर्ट्स ऑफ वर्क, दूसरा मिल गया। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं। अगर मैं जाऊं वापस तो मेरा मेरा है 26 और 31 में मुझे कंफ्यूजन है। तो मैं यहाँ पे अगर 26 डालता हूँ तब क्या आता है? तो ये देखिए कन्वेंशन नंबर 26, ये आपको मिल गया 1928 में आया, रिलेटेड टू द वेजेस। हमने क्या किया, हमने इसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट से कौन सा कन्वेंशन एसोसिएट होता है। थोड़ा सा सेग्रीगेट कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए, बाकी याद करना बहुत ही मुश्किल है इसको। पर आप जरूर इससे गो थ्रू करें, बार बार सवाल लगाएं, ताकि आपके दिमाग में कुछ सस्टेन रिटेन कर जाए, जिसको आप एलिमिनेशन टेक्निक में यूज कर सकें। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, a business enterprises which has entered into an agreement with the trade union that a worker will have to become the member of the union within a specific period of them securing employment in the enterprise and they will continue union membership in order to retain the job is। अब ये क्या है? ये आपका अगेन ट्रेड यूनियन से सवाल है, और ट्रेड यूनियन में जो शॉप सिस्टम होता है उससे पूछा गया है कि अलग अलग एजेंसी सिस्टम है, या आपका जो यूनियन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज शॉप है। तो इसका सही आंसर है आपका यूनियन शॉप। ठीक है, ये भी मॉडरेट है, ये तो आपको हर हाल में पढ़ना ही होता है, और रादर मैं इसको इजी बोलूंगा। ठीक है, हर एक के डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे
इंडस्ट्रियल यूनियन डालूंगा तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने इंडस्ट्रियल यूनियन डाल दिया, जबकि मुझे डालना था यूनियन शॉप। तो मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन किस तरीके से बदलेगी उसकी बात करें। क्लोज शॉप है, यूनियन शॉप है, प्रिफर्ड शॉप है, मेंटेनेंस शॉप है। जब हम यूनियन शॉप में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इज एन एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट दैट रिक्वायर्स ऑल न्यू रिक्रूट टू ज्वाइन द यूनियन विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, टिपिकली विद इन 3 मंथ्स। बाय दिस अरेंजमेंट मैनेजमेंट इज फ्री टू सेलेक्ट एनीवन टू फिल अप द पोजीशन। उसी तरीके से क्लोज शॉप की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, आप मेंटेनेंस शॉप की डेफिनेशन देख सकते हैं, और आप एजेंसी शॉप की भी डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सवाल है ये, तो आपको आना ही चाहिए था। अब ये सवाल भी बहुत ही डिफिकल्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बुक्स और उसके ऑथर्स का नाम पूछा है। यूजुअली ये याद नहीं रहता है कि जो बुक है वो किसने लिखी है, जो ऑथर है वो किसने लिखी है। हमने अपने कोर्सेज में कई जगह ऐसे कोट दिए हैं, कई जगह ऐसे आपको किताबों के नाम भी दिए हुए हैं जो लिट लिखी हुई है, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं इतने सालों में। बट दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इससे बाहर भी सवाल आ सकते हैं। एंड अगेन देयर विल बी अ रिस्क इन्वॉल्व इन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अब यही सवाल आए हैं, अब हम एक बार देखते हैं कि हमारी लर्निंग्स क्या हुई हैं। तो सबसे पहली बात, जो पीवाईक्यूज हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है। उसी से बाउंड्री बनेगी पूरे इस टॉपिक की। आपको रैंडमली कोई भी बुक उठा के नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। यानी कि चीज़ों को बस याद करते जाना है, और उन्हीं चीज़ों को याद करते जाना है जो आपके लिए रिलेवेंट है। और आपने स्टेप 1 में पीवाईक्यू से वही चीज़ निकाली है। ठीक है। उसके बाद कई सारे कहते हैं कि, हाँ, कि एक तो अगर देखिए इसमें याद करने का, अगर हम बात करें, रिमेंबर, मेमोरी मेमोरी बेस्ड सवाल जो है ना, वो बहुत सारे आएंगे और बहुत सारी चीजें याद करने की भी होगी। आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि आप फिर भी 100% उसको याद उसे कवर कर लीजिए। और दूसरी बात, बिना सोचे कि आपको क्या याद रह जा रहा है, क्या याद नहीं रह जा रहा। दूसरी बात, रिवीजन बहुत सारा करिए, तभी वो रिटेन करेगा। तीसरी बात, रिवीजन के साथ साथ सवाल लगाइए। ठीक है। जैसे कि हम आपको जब ये टॉपिक पढ़ने के लिए देते हैं, अगर आप यही ट्रेड यूनियन पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने के तुरंत बाद क्विज करना है। और इस क्विज में मैं पहले में गया तो मेरे पास 48 सवाल हैं। तो लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ सवाल लगाइए, इसमें अपना इवेल्युएशन मत करिए, इसमें भी पढ़िए। इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसमें भी कई सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो किताब में इन्वॉल्व नहीं है। जाहिर सी बात है, हर एक चीज डेटा फैक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो इसीलिए इनसे भी पढ़ जाइए। ठीक है। दो क्विजेज हैं यहाँ पे इस टॉपिक के। तो आपके पास एक में 48, एक में 88 सवाल हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो आपको लगाने हैं। अगर आप इससे गो थ्रू कर गए तो फिर तो कहते हैं कि इससे बेहतर आप तैयारी कर ही नहीं सकते थे इस सब टॉपिक के लिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपना प्लान बनाना है और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। ठीक है। हाँ, और क्या। हाँ, और अगेन वही वाली बात रिपीट, कि एवरी ईयर देयर आर 10 to 11 क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, पर दे आर ऑलवेज टू द पॉइंट एंड विद द रिपीट टॉपिक्स। क्वेश्चंस रिपीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन टॉपिक्स की रिपीटिशन की बात कर रहा हूं जिससे वो सवाल आ रहे हैं। ठीक है। तो गाइज, बाकी आपको अगर अगर आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो हमने आज डिस्कस किया। और इसके बाद आपको एक स्टार्ट पॉइंट आपको जरूर मिला होगा कि कैसे आप इस टॉपिक को एक स्मार्टली कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिलेबस जो कि ऑलरेडी इतना सारा है। बाकी अगर आपको इसका एक दिन का फ्री ट्रायल चाहिए तो वो भी आप टीम से ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है और एक ही जगह सारा कोर्स चाहिए, तो गाइस इससे बेहतर कोर्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। डू लेट अस नो, एनरोल नाउ। ऑल द बेस्ट।